नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अब विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, मोहन मंत्रिमंडल पर दिल्ली में मंथन होगा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को दिल्ली जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मंथन करेंगे। कल ये मंथन होगा जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और केंद्र सरकार में गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंथन करेंगे कि उनकी कैबिनेट में किन साथियों को किन जगहों पर रखना है, कौन से चेहरे शामिल होंगे मोहन कैबिनेट में और किन चेहरों को क्या विभाग दिया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा। कल एक बार फिर चर्चा होगी और मोहन मंत्रिमंडल पर दिल्ली में मंथन होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में एक बार पहले मंथन हो चुका है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे वो कयास पूरे नहीं हुए और अब जानकारी ये मिल रही है कि मोहन मंत्रिमंडल में एक बार फिर मंथन करने के बाद चेहरों को शामिल किया जाएगा। संभावित चेहरों की तस्वीर और नाम के साथ हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें रमेश मेंदोला और कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी राम सिलावट, ये संभावित चेहरे हैं जो शामिल हो सकते हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कि पहले भी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, साथ ही भगवान दास सबनानी और या फिर अशोक रोहाणी का भी इसमें नाम शामिल किया जा सकता है। विष्णु खत्री का भी नाम चर्चा में है कि ये कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। हेमंत खंडेलवाल को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और चेहरे हैं जिसमें निर्मला भूरिया को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है और इसके अलावा प्रदीप लारिया, भूपेंद्र सिंह और साथ ही राकेश सिंह, इसके अलावा जय सिंह मरावी, ये संभावित चेहरे जो इस कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। विश्वास सारंग जैसे जो पहले भी कैबिनेट का हिस्सा रहे, चेहरों को लेकर अभी कयास जारी है। हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, एक दौर की चर्चा तो हो चुकी है, फिर संशय क्या है, क्या कारण है कि एक और मीटिंग होने की जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरह से सीएम मोहन यादव बने हैं उसके बाद लगभग चर्चाएं हो चुकी थी और ऐसा माना जा रहा था कि 19 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बीजेपी संगठन के साथ अभी दिक्कत ये आ रही है कि उन चेहरों को कैसे एडजस्ट किया जाए जो कि 3 से 4 बार के विधायक है। तो इससे कई बड़े नाम विधायक हैं जो लगातार सक्रिय रहे लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाए। अब इस बार भाजपा की कोशिश है कि ऐसे चेहरों को भी मौका दिया जाए ताकि एक संतुलन बना रहे और कई पूर्व मंत्रियों को ड्रॉप करना है जो लंबे समय से 3 बार से मंत्री रहे, 2 बार से मंत्री रहे। तो सारा जो संकट संगठन के सामने है कि इन दोनों के बीच कैसे तालमेल बनाया जाए और किसे मौका दिया जाए। तो अभी तक जो चर्चाएं थी वो 1-2 दौर की हो चुकी थी और उनमें लगभग 15 से 18 मंत्री बनाया जाना तय हो चुका था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ संख्या भी बढ़ाई जा सकती है ताकि जो पूर्व मंत्री है उनको भी एडजस्ट किया जा सके और नए चेहरों को भी बराबर मौका दिया जा सके। तो कल जो दिल्ली में सीएम मोहन यादव की बैठक होने वाली, कल वे रवाना होंगे, तो माना जा रहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे। तो निश्चित ही कोई एक लाइन पर वो मंजूरी लेना चाहेंगे कि हम कुछ इन नाम को ड्रॉप करना चाहते हैं और ये नए चेहरे हम लेना चाहते हैं। तो ये सारी जो असमंजस की स्थिति है वो ऐसा लग रहा है कल दिल्ली की बैठक के बाद साफ होगी और उसके बाद मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार का जो अटकल है वो जल्दी खत्म होगी। जी, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा। शैलेंद्र, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिमनी से बीजेपी के विधायक नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नरेंद्र सिंह तोमर के नाम का प्रस्ताव रखा और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उनका समर्थन किया। इस तरह तोमर निर्विरोध स्पीकर चुन लिए गए। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तोमर को बधाई दी। उन्होंने कहा कि तोमर एक व्यक्ति नहीं, पूरी संस्था है। बीजेपी विधायक प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि हम सब ने मिलकर मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम शुरू किया था। विधायक रामनिवास रावत ने भी तोमर को विधानसभा स्पीकर बनने पर बधाई दी। सभी सदनों से अधिक बढ़े आपके नेतृत्व में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं काम करने का अवसर मिला। अध्यक्ष, ये वर्षों आपके मार्गदर्शन और आपके कुशल नेतृत्व में काम किया है। यह हमारा सौभाग्य है
कि अब हमें आपके सीधे संरक्षण में भी काम। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 से सीएम की खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से चुने गए विधानसभा स्पीकर और सदन ज्यादा से ज्यादा चलाए जाने पर बात हुई है और मंत्रिमंडल पर भी जल्द फैसला होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बातचीत में इस बारे में जिक्र किया और सदन को सुचारू रूप से चलाए जाने पर जोर दिया और साथ ही साथ मंत्रिमंडल के गठन पर भी जवाब दिया। ये बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय नरेंद्र सिंह जी का व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि हमारे सभी मित्रों ने, दोनों दलों के लोगों ने मिलकर के उनका चयन किया। मेरी अपनी ओर से माननीय नरेंद्र सिंह जी की बधाई और साथ ही ये सकारात्मक अच्छी पहल है। हम सब उम्मीद करेंगे कि ये क्रम जारी रहे। और बढ़ते आगे, भोपाल में नेहरू की तस्वीर हटाए जाने पर सियासी संग्राम जारी है। तस्वीर हटाए जाने पर कांग्रेसी भिड़ गए हैं। दरअसल सदन के अंदर जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर ले जाने पर कांग्रेसी विधायक अड़े हुए हैं। सुरक्षा गार्ड्स और कांग्रेस विधायकों के बीच भी संघर्ष हुआ। सुरक्षा गार्ड्स ने नेहरू और अंबेडकर की तस्वीर ले जाए जाने पर उन्हें रोका। सुरक्षा गार्ड्स ने नेहरू अंबेडकर की तस्वीर कांग्रेसी विधायकों से वापस ले ली और नेहरू और अंबेडकर की तस्वीर को सदन के अंदर ले जाना चाहते थे कांग्रेस विधायक। हम चाहते हैं कि साथ में तस्वीर अंबेडकर जी के साथ नेहरू की भी लगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस देश के लिए योगदान दिया, इन सब की तस्वीरें यहाँ पे लगना है। भाजपा कहने से क्या होता, मैंने खुद ने पत्र लिखा है कि अंबेडकर जी के साथ लगना चाहिए, तो मैंने किसी का वो तो नहीं किया। भाजपा विषय से भटकना चाहती है, वो एक विचारधारा को खत्म करना चाहती है, नेहरू के विचारों को खत्म करना चाहती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो फोटो हटाई और जहां पर विवाद खड़ा किया है, जिस विवाद में बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम उन्होंने घसीटा है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान है। और मैं समझता हूँ इस अपमान के खिलाफ हम लोग जहां भी जरूरत पड़ेगी आंदोलन करना पड़ेगा, करेंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो विचार है आधुनिक भारत, आज हम जिस कल में खड़े हैं वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। इसको और भोपाल से एक खबर, आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होनी है। शाम 5:30 बजे का समय तय किया गया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में यह बैठक होगी और आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा होगी। विधायकों को कई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, इसके बारे में जानकारी मिल रही है। आज शाम लगभग 4:30 बजे ये बैठक हो सकती है। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि इस बैठक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का ये मंथन बातचीत के संदर्भ में होगा, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि आज ये बैठक होनी है और इस बैठक में किन मुद्दों को लेकर बातचीत होती है, ये भी देखने का विषय होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक शाम 5:30 बजे बुलाई गई है और शाम 5:30 बजे ये बैठक होगी। जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे बीजेपी कार्यालय में सभी जुटेंगे। हालांकि किस संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ विषय हो सकते हैं, इस पर लगातार जानकारी हम अब तक आगे पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में क्या विषय तय किए जाने हैं। शाम 5:30 बजे सभी बीजेपी विधायकों को कार्यालय बुलाया गया है। आगामी कार्य योजना को लेकर जानकारी मिल रही है कि इसके बारे में चर्चा हो सकती है, आगामी कार्य योजना को लेकर। और साथ ही आज की जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बैठक के माध्यम से जो आगामी कार्य योजना रहेगी, ये कार्य योजना विधानसभा के संचालन, प्रदेश में विकास की रफ्तार और कई विषयों को लेकर हो सकती है। शैलेंद्र चौहान से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, आज बीजेपी की विधायकों की बैठक बुलाई गई है, 5:30 बजे के आसपास समय तय हुआ है।
जी देखिए, बिल्कुल भाजपा विधायक दल की बैठक आज प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है। तो सभी विधायक, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है तो सभी यहाँ भोपाल में ही। तो देखिए अपन हमेशा ये होता है कि भाजपा हमेशा इलेक्शन मोड में होती है और यही कारण है कि चुनाव का समय है। अब लोकसभा मिशन 2024 जो है वो सामने, तो आज की जो बैठक है विधायकों की, उस बैठक में निश्चित ही जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसका रोड मैप को लेकर चर्चा होगी। प्रदेश में सभी विधायकों को किस तरह से इस यात्रा में योगदान देना है और सभी लोकसभा तक जाना है, अपनी अपनी लोकसभा को कवर करना है, यह पूरा एक एजेंडा जो है बैठक का रहेगा। तो ये बैठक पूरी तरीके से मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर होगी। विधायकों को ये बताया जाएगा कि किस तरह से उन्हें विकसित भारत संकल्प यात्रा में मिशन मोड में काम करना है। ये यात्रा हर विधानसभा से गुजरेगी, प्रत्येक लोकसभा सीट से गुजरेगी। तो कहीं ना कहीं इसके जरिए मिशन 2024 को साधने की तैयारी है और विधायकों के अलावा पार्टी के प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास होंगे, दौरे होंगे यात्रा में। जिस तरह भी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ तो तमाम बड़े नेता चुनाव मैदान में नजर आए थे, वैसे ही विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी सभी प्रमुख नेता यहां पर नजर आएंगे। विधायकों को जिम्मेदारी दी जाएगी ब्लॉक स्तर तक, भाजपा के जो बूथ स्तर है वहां तक बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा। आपसे जानकारी और लेंगे शैलेंद्र। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रायपुर से आ रही है ये बड़ी खबर। नंद कुमार साय ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस संगठन को अपना इस्तीफा सौंप दिया नंद कुमार साय ने। अब से कुछ ही दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। चुनाव से कुछ वक्त पहले ही ये नंद कुमार साय ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी और ये दावा किया था कि उनकी बातों को सुनने के लिए संगठन में कोई बचा नहीं है, इसलिए संगठन छोड़ रहा हूं। और बड़े भारी मन से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया था और अब एक बार फिर से जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ अब वो कहां जाएंगे। हालांकि इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, लेकिन हां, कांग्रेस पार्टी को अपना इस्तीफा उन्होंने जरूर सौंप दिया है। नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ के बड़ा चेहरा राजनीति का माने जाते हैं। नंद कुमार साय भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े पदों पर रहे और ऐसे में नंद कुमार साय जो है, रायपुर से बड़ी खबर उनके बारे में ये मिल रही है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं नंद कुमार साय, जानकारी मिल रही है। ममता लांजेवार, ममता, नंद कुमार साय ने कांग्रेस भी छोड़ दी? बिल्कुल, देखिए अभी जानकारी आ रही कि नंद कुमार साय जो है उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और प्रदेश अध्यक्ष के नाम से ये इस्तीफा सौंपा है। थोड़े दिन महीने पहले ही नंद कुमार साय उसमें कांग्रेस में शामिल हुए थे और उसके बाद में जब वो कांग्रेस में शामिल हुए थे चुनाव के दिन पहले, तो उसके बाद काफी हलचल हो गई थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दावा किया था कि बीजेपी से तमाम जो आदिवासी लीडर्स हैं वो नाराज चल रहे हैं। हालांकि उसके बाद नंद कुमार साय जो है उन्हें कोई बड़ा अगर हम बात करें तो उन्हें कहीं की टिकट मिली नहीं थी और अब जब कांग्रेस हार गई उसके बाद, हालांकि एक बार हमने उनका इंटरव्यू भी किया था नतीजे निकलने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस में ही रहूंगा, मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन अब अचानक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वाकई ये एक अपने आप में अगर हम बात करें तो बड़ी पॉलिटिकल हलचल है कि नंद कुमार साय ने अब कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया है। आगे बीजेपी जाने का इरादा है या क्या है, ये अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। और लेकिन ममता, अभी जिस तरह से इस्तीफा जिन परिस्थितियों में उन्होंने दिया, अब कोई ऐसी हलचल भी नहीं थी, कोई जानकारी भी नहीं थी। इलेक्शन के आसपास समझ में आता है, लेकिन इलेक्शन के बाद अब सरकार का गठन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद इस्तीफा दिया, कोई तात्कालिक कारण बने क्या? देखिए जब नंद कुमार साय आए थे तो इसके पीछे एक कारण ये भी माना जा रहा था कि बीजेपी पर उपेक्षा का आरोप तो जरूर लगा रहे थे, लेकिन इसके साथ ही उनको भी भरोसा था कि कांग्रेस जो है वो दोबारा सरकार बनाने जा रही है और कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा था कि जो बीजेपी में जैसा कि वो कह रहे थे कि मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि वो सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा था, उन्हें लग रहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो शायद वो सम्मान मिले। लेकिन अब कांग्रेस हार चुकी है और ऐसे में क्या कांग्रेस की हार एक बड़ा रीजन है या कांग्रेस के भीतर भी वो सम्मान जो जैसा वो चाहते थे वो नहीं मिल पाया वो एक कारण है। ये तो नंद कुमार साय ही कह पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि शायद कांग्रेस जीत जाती तो उनका ये। ममता, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अभिषेक, नंद कुमार साय ने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी? बिल्कुल, देखिए अप्रत्याशित निर्णय है नंद कुमार साय का और अभी चुनाव से पहले ही नंद कुमार साय वहां गए थे और क्या ऐसी परिस्थितियां बनी, क्योंकि खुलकर कम से कम कांग्रेस में जाने के बाद उन्होंने ऐसी कोई नाराजगी जाहिर नहीं की थी। हालांकि चुनाव लड़ने को लेकर जब हमने पहले उनसे सवाल किया था तो उन्होंने इच्छा जताई थी कि उनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की,
हो सकता है उनको टिकट न मिली हो। ये तो अब नंद कुमार साय क्लियर कर पाएंगे कि आखिरकार क्या कांग्रेस से भी उनकी नाराजगी रही। विष्णुदेव साय जब जीते थे और रायपुर पहुंचे थे तो उनसे मुलाकात करने के लिए नंद कुमार साय जरूर पहुंचे थे। नंद कुमार साय वही व्यक्ति हैं जो बीजेपी में रहकर लंबे समय से आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग करते रहे हैं और अब बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री दे दिया है। हालांकि तब भी नंद कुमार साय ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया था, लेकिन अब क्या वजह रही, ये एक बड़ा सवाल है कि क्यों नंद कुमार साय ने कांग्रेस भी छोड़ दी। ये वो ही ज्यादा क्लियर कर मुझे याद आता है इलेक्शन से पहले आपने जब इनसे बातचीत की थी उस वक्त भी एक राजनीतिक मजबूरी या यूं कहें कि एक अनुशासित कार्यकर्ता होने की वजह से बहुत ज्यादा नहीं बोला था इन्होंने, लेकिन इशारों में यह बताया था कि आलाकमान इनकी बातें नहीं सुन रहा है। कांग्रेस पार्टी से जाने का क्या कारण लगता है अभी तक? ये उनकी इच्छा थी। हमने अपने कार्यक्रम में भी उनसे बात की, यही सवाल किया था, तो उन्होंने इच्छा जताई थी, बहुत खुलकर नहीं कहा था, लेकिन इच्छा जताई थी कि चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी में जब बीजेपी छोड़ी थी तब भी उनसे बात हुई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि अब मैं इस उम्र में पहुंच गया और बीजेपी में लगता नहीं कि इस उम्र के लोगों को कुछ मिलेगा। तो बहुत सारी उम्मीदें उनकी रही होंगी, शायद सक्रिय राजनीति में रहने को लेकर उम्मीदें रही होंगी और टिकट नहीं मिला। अब पार्टी भी हार गई चुनाव और कांग्रेस पार्टी और सरकार में भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अब उनकी उम्मीदें वहां बची नहीं होंगी। यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। देखिए, वैसे भी विचारधारा अगर देखें तो उनकी पूरी संघ की विचारधारा थी उनकी। आप अगर घर में जाएंगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी तक की तस्वीरें आज भी मौजूद है। तो ऐसे में जरूर नाराजगी की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, बीजेपी छोड़ दी थी। लेकिन विचारधारा जो एक लंबा वक्त करियर का 90% हिस्सा अगर कहा जाए तो उन्होंने बीजेपी में गुजारा। क्या ये माना जाए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एकदम चौंकाने वाले फैसले लेते हुए युवाओं को मौका दिया इस बार, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या फिर संगठन में, और उसी तरह की रणनीति फिर कांग्रेस पार्टी ने भी, क्या ये माना जाए कि युवाओं का आगे होना इस वजह से नंद कुमार साय को लगा कि इस बार कुछ मौका नहीं रहा, हालांकि लोकसभा चुनाव में हो सकता है वो भी फिर बीजेपी के साथ आए? ये एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी अब उनके लिए क्या सोचती है, क्योंकि बीजेपी ने उस समय भी काफी मनाने की कोशिश की थी नंद कुमार साय को। मुझे याद है जब उन्होंने इस्तीफा दिया था और विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद पहुंचे थे नंद कुमार साय को मनाने के लिए, लेकिन तब नंद कुमार साय ने उनसे मुलाकात भी नहीं की थी। ये ऐसा घटनाक्रम वहां पे चला था और नंद कुमार साय उस समय उनसे मुलाकात करने भी नहीं पहुंचे थे, समय भी नहीं दिया था मुलाकात का। और अब आज विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के तौर पे हैं और बीजेपी क्या फैसला करती है उनको लेकर, और अगर लेती भी है तो भविष्य उनका क्या होगा, ये बहुत सारे सवाल इस वक्त आने वाले वक्त में है, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन नंद कुमार साय इस्तीफा दे चुके हैं और कांग्रेस हारी है, तो कांग्रेस में आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि बाद एक लोग सामने आ रहे हैं निकलकर, अंतरकला हो रही है, खुलकर बोल रहे हैं, मुझे लगता है नंद कुमार साय भी ऐसा ही कुछ बड़ा बयान या बड़ा धमाका जरूर करेंगे। बिल्कुल, और इस बात की उम्मीद भी है। और लेकिन अब जो कि जिस तरह की पृष्ठभूमि अब तक नंद कुमार साय की रही, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के पक्ष को देखते हुए क्या कोई भूमिका नजर आती है नंद कुमार साय के लिए? देखिए, वो तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है बीजेपी में कि क्या होगा। जो अभी बीजेपी में है उनकी क्या भूमिका होगी, वो भी अपनी भूमिका को लेके केंद्रीय नेतृत्व की तरफ देखते हैं। ऐसे में नंद कुमार साय ठीक चुनाव के पहले बीजेपी छोड़कर चले जाते हैं और ये माना जा रहा था कि आदिवासी वर्ग को, आदिवासी वोटरों को वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और भी कांग्रेस ने भी इस बात को समझते हुए ही उनको कांग्रेस में शामिल किया था। ऐसे में अब बीजेपी उनको आगे क्या रोल देती है, किस तरीके की भूमिका में देखती है, ये एक जरूर सवालिया निशान है, क्योंकि बीजेपी ने ऑलरेडी आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाकर आदिवासी वोटर्स अपने पक्ष में कर लिया है। बिल्कुल, और चूंकि अभी तक कोई ऐसा कारण कांग्रेस छोड़ने का कोई सामने नहीं आया, लेकिन हार के बाद से कई बड़े नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के पुराने नेताओं ने इस्तीफा दिया है, तो ऐसे में वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने भी इस्तीफा दिया। अपने दर्शकों को बता दें बड़ी खबर, और न्यूज एडिटर अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से बता दें कि दीपक बैज को उन्होंने इस्तीफा भेजा है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हालांकि अभिषेक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई अभी तक सामने आई है, और कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार जरूर है इस पर कि कांग्रेस क्या बोलती है, क्या वजह बताती है। हालांकि अभी जो चल रहा है कांग्रेस में, खुलकर सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो कोई बड़ा आरोप नंद कुमार साय भी कांग्रेस पर लगा दे इसमें आश्चर्य नहीं है। और जहां तक मुझे समझ आ रहा है, शायद उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई होगी और टिकट नहीं मिला,
तो चुनाव के दौरान तो चुप्पी उन्होंने साधे रखी, लेकिन अब जब पार्टी भी चुनाव हार गई है, ऐसे में अब शायद उनको अपना राजनीतिक भविष्य वहां नहीं दिख रहा होगा, इसलिए ये बड़ा कदम उन्होंने उठाया। बिल्कुल, इलेक्शन से पहले बीजेपी छोड़ना और इलेक्शन के बाद अब कांग्रेस पार्टी छोड़ना। नंद कुमार साय की आपकी जो बातचीत मुझे याद आती है और जो मीडिया में वो बात करते हैं, अभिषेक, साफ झलकता है कि वो एक अनुशासित कार्यकर्ता रहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो एक जनाधार वाला नेता है या जिसका एक बड़ा वोट बैंक है, उस तरह का उस तरह की पावर शायद अब उनके पास नहीं है, इस वजह से उन्हें बार बार इस तरह से पार्टियां छोड़नी पड़ रही हैं? क्योंकि मुझे लगता है नंद कुमार साय ने जब कांग्रेस छोड़ी थी, विचारधारा तो बीजेपी या संघ की थी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बार बार जब कुरेद कर उनसे पूछा भी गया था कि आखिरकार किस व्यक्ति से आपकी नाराजगी है। हाँ। अगर आप नाराज हैं तो कौन से व्यक्ति से नाराज है, प्रदेश के स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर, तो किसी का भी नाम वो नहीं ले रहे थे। आप कितनी भी बार उनसे पूछ लीजिए, किसी भी व्यक्ति का नाम उन्होंने नहीं लिया था। तब ये सवाल हमने उनसे जरूर पूछा था कि आप नाम नहीं ले रहे तो क्या बीजेपी में वापसी की गुंजाइश आप बनाकर रखना चाहते हैं, तब उस बात को उन्होंने टाल दिया था। लेकिन तब वो कही हमारी बात आज सही लग रही है कि शायद उनके जहन में कहीं कुछ रहा होगा, वापसी के लिए गुंजाइश रखना चाहते होंगे, इसीलिए किसी भी व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम उन्होंने नाराजगी के तौर पर नहीं लिया था। कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान है या भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा है ये इस्तीफा? देखिए, कांग्रेस के लिए तो नुकसान है ही, क्योंकि अब अंतरकलह से लगातार कांग्रेस जूझ रही है। सामने लोकसभा चुनाव है, ऐसे में आदिवासी वोटर्स के तौर पर या चेहरे के तौर पे उनको लिया गया था, ऐसे में एक और आदिवासी नेता को छोड़ देना और निश्चित रूप से कुछ बड़ा आरोप ही लगाकर अब अभिषेक, आप रहिएगा हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता सुबोध भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब मैं चाहूंगा आप भी उनसे सवाल कीजिएगा, लेकिन सुबोध जी, पहला सवाल मेरा आपसे, नंद कुमार साय जैसा बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है, इलेक्शन के बाद पार्टी छोड़ दी, क्या आप लोगों ने टिकट के बारे में उनसे कोई सकारात्मक बातचीत नहीं होती? कहीं इस वजह से नाराजगी तो नहीं थी उनकी? मुझे तो अभी तक मीडिया के माध्यम से मालूम चला कि नंद कुमार साय जी ने पार्टी छोड़ी। अगर छोड़ी भी है तो उनका व्यक्तिगत डिसीजन है। ज्वाइन करना भी उनका व्यक्तिगत डिसीजन था और छोड़ना भी उनका व्यक्तिगत डिसीजन है। मैं इस पर कोई उन पर या किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और पार्टी के लिहाज से इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? कोई नुकसान वाली बात नहीं है। हमारी पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। मुझे नहीं लगता कि नंद कुमार साय जी के आने या जाने से हम मजबूत या कमजोर हुए। अभिषेक, हमारे न्यूज एडिटर भी हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, अगर आप कुछ सुबोध जी से सवाल करना चाहें तो। कुछ नाराजगी होगी, बहुत से लोग खुलकर बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसी कुछ नाराजगी उनकी भी रही होगी? देखिए अभिषेक जी, मैंने कहा ना कि जो उनका पार्टी ज्वाइन करने का डिसीजन रहा हो या पार्टी छोड़ने का डिसीजन रहा हो, मुझे दोनों में कहीं कुछ तथ्य नजर नहीं आए। अब उन्होंने क्यों छोड़ी है वो ये बेहतर बता सकते हैं कि नंद कुमार साय जी ने क्यों छोड़ा, क्यों ज्वाइन किए थे, किस उद्देश्य से किए थे, क्या कोई स्वार्थ था जो पूर्ति नहीं हो पाई, क्या सत्ता से बहुत दिन दूर नहीं रह पा रहे थे, या जो भी था वो उनका व्यक्तिगत डिसीजन था और अब छोड़ना भी उनका व्यक्तिगत डिसीजन है। उनकी चिट्ठी में भी मुझे पता चला कि ऐसा कोई दो बहुत इम्पोर्टेंट बात सुबोध कही है कि सत्ता के बिना नहीं रह पा रहे थे या सत्ता में कोई बहुत सारी उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो पाई। ये दो जो बात आपने कही है, ज्यादातर लोगों को लग रहा है यही कारण रहे होंगे। सीएसआईडीसी का चेयरमैन बनाया भूपेश बघेल जी, हर मंच पर उन्हें अपने साथ लेकर जाते थे, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर से लेकर हर जगह उन्हें मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया। और अगर किसी व्यक्ति को मान सम्मान नहीं चाहिए तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने उन्हें नहीं कहा जाने के लिए, हमने उन्हें आने के लिए भी नहीं कहा था। अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से चले गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कांग्रेस पार्टी किसी के लिए ना रुकती है, ना किसी के रहने या नहीं रहने से चलती या रुकती है। ये बहुत बड़ी एक मास बेस्ड पार्टी है। आदिवासियों को लेकर लोकसभा में एक तो नुकसान हो सकता है, एक बड़ा चेहरा आप लोग के पास क्यों हो सकता है? हमारी पार्टी के आदिवासी नेता दीपक बैज जी आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। क्यों हमें नुकसान होगा? फायदा और नुकसान लोग जाते थे तो कुछ फायदा देखते होंगे तभी हर मंच पर ले जाते होंगे। फायदा और नुकसान लोग जो ढूंढने आते हैं और नहीं मिलता तो चले जाते हैं। फायदा और नुकसान उनका व्यक्तिगत होता है, पार्टी का किसी व्यक्ति से पार्टी नहीं चलती। सुबोध जी, एक सवाल सुबोध जी मेरा भी रहेगा, एक सवाल मेरा भी ये रहेगा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनके आने से कोई फायदा नहीं हुआ, उनके जाने से कोई नुकसान नहीं होगा, कहीं यही एटीट्यूड तो कारण नहीं बना उनके जाने का? मैं नहीं कह रहा हूं उनके आने से फायदा नहीं हुआ, मैं लेकिन ये कह रहा हूं किसी भी व्यक्ति के रहने और नहीं रहने से कांग्रेस पार्टी चलेगी या नहीं चलेगी या कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा, ऐसी कोई संभावनाएं कभी नहीं होती है। व्यक्ति से पार्टी नहीं होती है, पार्टी से व्यक्ति होता है। आप समझिएगा बात को।
तो किसी भी मैं कल कांग्रेस छोड़कर चले जाऊंगा, कांग्रेस रुक थोड़ी जाएगी जी, कांग्रेस चलेगी। कांग्रेस मेरे भरोसे नहीं चल रही है। वैसे ही कांग्रेस नंद कुमार साय जी के भी भरोसे थोड़ी ना थी। और अगर आदिवासी नेतृत्व की बात करते हैं तो सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सबसे बड़े पद पर एक आदिवासी व्यक्ति को बैठा रखा है। बस्तर से सांसद हैं वो, दीपक बैज जी हमारे नेता हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसका आदिवासी समुदाय से कोई लेना देना है या इसका नेतृत्व से कोई लेना देना है, फायदे और नुकसान। ठीक है, दीपक बैज से सर देखिए, दीपक बैज से सुबोध जी तो कहीं स्तर पर ज्यादा अनुभवी नंद कुमार साय थे। अब आपने स्वागत किया था चुनाव से पहले, किसी फायदे के लिए किया था या ऐसे ही आपने स्वाभाविक तौर पर उनको आने दिया, ये तो कांग्रेस पार्टी बेहतर जानती है। हालांकि अब नंद कुमार साय पार्टी का हिस्सा नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये है बड़ी खबर इस वक्त की। सुबोध जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक